The Code of Criminal Procedure 1973. Date of enforcement is 1st April 1974. Act number 4, Act number 2 of 1974. ठीक है, तो Act number 2 of 1974. Chapter number 1 prelim total 37 chapters हैं, 484 sections हैं, 2 शेड्यूल हैं. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक. सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट है, जिसमें मेनली आपको जो ध्यान रखना है कि एक्ट का एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पैराग्राफ 20 ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ट्राइबल एरियाज वाले. और इन स्टेट्स में भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 तो इन जगहों पे भी एप्लीकेबल है. यानी चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11 ऐसे चैप्टर्स हैं विच आर एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफिकेशन, एनी ऑफ द हर्डल. चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी सेक्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशंस स्पेसिफाई करता है, और उसमें भी मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस मार्क करके दी थी जिन्हें आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना है, समझना है. आज उन्हीं डेफिनेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं. सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन गिवन है. सेक्शन 2B में सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस गिवन है. आफ्टर दैट सेक्शन 2C में हमें 2D में हमें कंप्लेंट दे रखा है. तो शुरू करते हैं हम सेक्शन 2A से. बेलेबल ऑफेंसेस मींस एन ऑफेंस. आई होप स्क्रीन सबको अपने विजिबल होगा, पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है तो स्क्रीन पे विजिबल होगा. बेलेबल ऑफेंसेस मींस an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. तो शेड्यूल 1 में जो ऑफेंसेस बेलेबल स्पेसिफाई किए हैं, शेड्यूल 1 किसका? सीआरपीसी का, तो वो बेलेबल हैं, और उसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल में आते हैं. एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, कई बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है या एक तरह का फोबिया रहता है दैट जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, क्योंकि वो सीरियस नेचर के होते हैं, तो वो हमेशा नॉन बेलेबल ही होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बेलेबल ही होते हैं. बट ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है. जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो भी नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी बेलेबल भी हो सकते हैं. जस्ट कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और नॉन बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, ये स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 1 में. तो वो शेड्यूल 1 हमें पढ़ना चाहिए. अगर हम पीरियोडिकल इंटरवल पे उसको दोबारा पढ़ते रहते हैं बार बार करके, तो धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगे. सेक्शन 2C cognizable offenses means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. ऐसा कोई भी केस या ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है, और वो क्राइम, वो ऑफेंस शेड्यूल 1 में दिया हुआ होना चाहिए एज अ कॉग्निजेबल. तो ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस. अगर सिंपल अगर पूछा जाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर तो इतना ही होगा, द ऑफेंस विच हैव बीन स्पेसिफाइड एज अ कॉग्निजेबल इन शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी इज कॉल्ड कॉग्निजेबल. हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास में क्या एक स्पेशल अथॉरिटी है या प्रिविलेज है दैट विदाउट एनी वारंट वो उसे अरेस्ट कर सकता है. ये एक प्रिविलेज है पुलिस ऑफिसर के पास. सेक्शन 2D
कंप्लेंट को स्पेसिफाई करता है। कल ही मैंने बताया था कंप्लेंट मींस एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, यानी ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको राइटिंग में ही देना होगा। कंप्लेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल ऑल्सो, बट इट मस्ट बी मेड स्पेसिफिकली टू द मैजिस्ट्रेट। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट मे बी एन ओरल, मे बी इन राइटिंग, बट इट शुड बी टू द मैजिस्ट्रेट। एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि कोई एक पर्सन जिसने, जो कि या तो जानकार भी हो सकता है या अनजान भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप, अब जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन में कोई एक अननोन पर्सन आपका कोई सामान चोरी करके ले जाता है, तो आप तो उसको जानते भी नहीं है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है दैट इज वेदर नोन और अननोन। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर नोन होगा तो ही आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू अ मैजिस्ट्रेट ओनली। राइटिंग या ओरल कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, उस एक्सप्लेनेशन को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense। मैंने जाकर एक एफआईआर लॉन्च किया, मैंने पुलिस के पास में, पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के पास में एक एफआईआर लॉन्च किया कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और उस पुलिस ऑफिसर ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तब उसे पता चला दैट दिस डज नॉट इंक्लूड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंस्टेड दिस इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया उसका, तब पुलिस ऑफिसर को यह पता चला कि ये जो हमारे पास में रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध की नहीं है बल्कि असंज्ञेय अपराध की है। अब इस सिचुएशन में दिस रिपोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, यानी कि डीम्ड कंप्लेंट इसे हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, दैट द पुलिस रिपोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। किस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में जबकि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर फाइंड्स द रिपोर्ट टू बी अगेन टू बी फॉर अ कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो रिपोर्ट है, ऐसा अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है, अन्वेषण में पाया जाता है, तो फिर उस रिपोर्ट को कंप्लेंट डीम किया जा सकता है। एंड दैट सेम पुलिस ऑफिसर who was the IO, who was the investigation officer, by whom such report is made, shall be deemed to be the complainant। और उसी पुलिस ऑफिसर को जिसे वो कंप्लेंट की गई, वो रिपोर्ट की गई थी, उसे कंप्लेनेंट ट्रीट कर लिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 2E है, सेक्शन 2F है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2G में आपको इंक्वायरी की डेफिनेशन गिवन है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। यानी कि अगेन इंक्वायरी कौन कंडक्ट करवा सकता है? इंक्वायरी कंडक्ट करवाने का राइट या फिर इंक्वायरी कंडक्ट करने की पावर मैजिस्ट्रेट के पास में है या फिर कोर्ट के पास में है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रायल। द इंक्वायरी मस्ट बी अदर देन ट्रायल, क्योंकि मैजिस्ट्रेट तो केसेस के ट्रायल भी तो देखते हैं, तो ट्रायल के अदर देन जो भी काम होंगे उसे हम इंक्वायरी में ले लेंगे, और मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के पास में ये पावर होती है। इसको आप एक सिंपल सा याद रखने के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि 2G स्पेक्ट्रम एक हुआ था, और 2G स्पेक्ट्रम की 2G घोटाले की इंक्वायरी की गई थी। तो इससे आपको याद रह जाएगा सेक्शन 2 सब क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज G में इंक्वायरी की डेफिनेशन गिवन है 2G। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसी के नेक्स्ट है 2H इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे इंक्वायरी की पावर मैजिस्ट्रेट के पास में है, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने कल भी बताया था। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? आईओ करता है। आईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और कौन सा ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के पास में पावर है इन्वेस्टिगेशन की, और इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? अदर देन मैजिस्ट्रेट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जब करेगा तो वो इंक्वायरी होगा, और पुलिस ऑफिसर जब करेगा तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा। हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ मैजिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन
जब वो पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस गिवन है आपको, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, तो उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेक्शन 2K। 2K इम्पॉर्टेंट है। 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया को स्पेसिफाई किया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया means the area declared or deemed to be declared under section 8 to be a metropolitan area। तो यहाँ पे तो 2K में सिर्फ इतना लिखा है कि जो सेक्शन 8 में जिसे डिक्लेयर कर दिया एरिया को एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। फिर जब सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कौन से एरिया को स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से एक्सीड करती है। वहाँ पे हिंदी में 10 लाख शब्द लिखा है और इंग्लिश में 1 मिलियन लिखा है। इट मीन्स 1 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू 10 लैक्स। जिस भी किसी एरिया की पॉपुलेशन, किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से एक्सीड करती है, 1 मिलियन से एक्सीड करती है, तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया थ्रू नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। ये सेक्शन 8 में लिखा है। सेक्शन 2L जो हमने सेक्शन 2C के साथ पढ़ा था, क्योंकि सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन है और 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन है। किससे कॉग्निजेबल कहते हैं? जो शेड्यूल फर्स्ट में गिवन है और जहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। उसके पास में अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट अरेस्ट करने की। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे क्या ये एब्सोल्यूट रूल है या फिर इसके भी कोई एक्सेप्शन है? क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशंस में, या ये इस पे बिल्कुल एब्सोल्यूट रूल है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर ही नहीं सकता? तो इसके बारे में हम जब अरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 43, सेक्शन 42 आएगा। सेक्शन 42 में हम पढ़ेंगे दैट when a police officer may arrest a person without warrant under non cognizable offense। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसी वहां पे गिवन है, स्पेशल सिचुएशंस ऐसी गिवन है जिन सिचुएशंस में एक पुलिस ऑफिसर किसी ऑफेंडर को, किसी एक्यूज्ड को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट भी अरेस्ट करने का राइट रखता है। सेक्शन 42 में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2M 2N इनको आप स्किप कर सकते हैं, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। देन डायरेक्टली हम बढ़ते हैं सेक्शन 2Q पे। 2Q में स्पेसिफाइड है प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। जब हम किसी कोर्ट में चल रही किसी प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी विधि द्वारा ऑथराइज्ड है, अधिकृत है, टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो किसे हम प्लीडर कहेंगे? कोई भी ऐसा पर्सन जिसे, जो कि लॉ ने ऑथराइज किया है टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। लॉ ने जिसे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज किया है, उस पर्सन को हम प्लीडर कहेंगे। और उसमें कौन इंक्लूड हो सकता है? उसमें पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, वो भी इंक्लूड किया जा सकता है। यानी कि किसी पर्सन को जिसको लॉ ने तो ऑथराइज नहीं किया था, बट अगर कोर्ट उसे परमिट करती है टू एक्ट एज अ प्लीडर, देन ही मे एक्ट एज अ प्लीडर। तो प्लीडर की डेफिनेशन सेक्शन 2Q में स्पेसिफाइड है, याद रख सकते हैं 2Q प्लीडर। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज Q प्लीडर। इसके बाद आता है R में पुलिस रिपोर्ट है, S में पुलिस स्टेशन है। सिर्फ एक रीडिंग करने के हिसाब से सफिशिएंट है, ज़्यादा उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रख सकते हैं, R फॉर रिपोर्ट, S फॉर स्टेशन। तो 2R में पुलिस रिपोर्ट एंड 2S में पुलिस स्टेशन। इसके बाद में प्रिस्क्राइब्ड दे रखा है 2U हम लेंगे। 2U इंपॉर्टेंट है। फिर से 2U में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्लीडर की डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स?
प्लीडर की डेफिनेशन गिवन है 2Q में, 2Q में हमें प्लीडर की डेफिनेशन गिवन है और 2U में हमें गिवन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो दो चार बार अगर इनको आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी ध्यान हो जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, तो उसके लिए लिखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। यानी कि सेक्शन 24 स्पेसिफाई करता है अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसे एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये सब बातें मेंशन है सेक्शन 24 में, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसे हमने सेक्शन 24 में अपॉइंट किया है उसे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे ही, साथ ही साथ कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशन में कार्य कर रहा है, उसे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही डीम किया जाएगा, इंक्लूड रहेगा वो भी उसमें। कौन, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशन में कार्य कर रहा है। लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदी में कहा जाता है लोक अभियोजक। तो किसे लोक अभियोजक कहा गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारा 24 में अपॉइंट किया गया है और कोई ऐसा पर्सन जो कि इसी लोक अभियोजक के निर्देशन में कार्य कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शंस में वर्क कर रहा है, तो उसे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद में डायरेक्टली हम जंप करते हैं सेक्शन 2W पे और फिर सेक्शन 2X पे। 2W में लिखा है सम्मन्स केसेस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। कोई भी ऐसा केस जो कि वारंट केस नहीं है तो वो सम्मन्स केस होगा। तो ठीक है, फिर देख लें फिर वारंट केस कौन सा है। आ जाइए 2X पे। 2X में लिखा है वारंट केसेस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life and imprisonment for a term exceeding 2 years। कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित हो, या फिर जिसमें आजीवन कारावास का दंड हो, या फिर जिसमें मृत्यु दंड निर्धारित हो, ऐसे सभी अपराध वारंट केसेस होंगे। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द ऑफेंसेस which are punishable with imprisonment for a term below 2 years, वो सम्मन्स केसेस हो जाएंगे। जिसमें सिर्फ फाइन है या 2 साल से कम का जिसमें कारावास का प्रावधान है तो वो सम्मन्स केसेस होंगे। और जिस किसी में 2 साल से अधिक या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस, ये वाले पनिशमेंट हैं तो वो वारंट केसेस हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 2 ऑफ CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी एक्ट्स के, सभी कोड के एक्ट नंबर को याद रखना, बिकॉज कुछ जगहों पे कभी कभी तो पीटी में प्रीलिम्स टेस्ट में ये पूछ भी लिया जाता है एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और उसके अलावा कुछ एक्ट्स में, कुछ सेक्शंस में ऐसा स्पेसिफाइड रहता है, जैसे आईपीसी में भी था एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 का प्रोसीजर लगे। अब एक्ट नंबर 2 1974 का कौन सा है, जब तक हमें याद नहीं होगा तो वो फिर यूजलेस है हमारे लिए, वो समझने में नहीं आएगा। CRPC 1973 इज द एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, जो कि एनफोर्स हुआ था कौन सी डेट से, 1 अप्रैल 1974 से। ठीक है, कोई बताएगा मुझे इसकी डेट ऑफ एसेंट क्या है, कौन सी डेट को ये एनेक्ट हो गया था। कल हमने पढ़ा था सर 25 जनवरी 1974। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। 25 ऑफ जनवरी 1974 को ये इनेक्ट हुआ है, डेट ऑफ एसेंट है। और 1 अप्रैल 1974 से थ्रू द गजट नोटिफिकेशन इट हैज बीन एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1974। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 3। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और इसे हम एक बार अपने नोट्स में से लेंगे और उसके बाद में हम इस बेयर एक्सेस को डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी सेक्शन 2 के किसी डेफिनेशन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी। तो देखिए ये हमारे कल वाला
टेक्स्ट है जो हमने कल पढ़ा था, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी अनमार्क्ड हैं। लेक्चर 2 आज का हमारा। सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसमें बता रखा है, क्योंकि नोट्स का मतलब ये होता है कि जो कि शॉर्ट में हो, बाकी डिटेल्स तो हमारे पास बेयर एक्ट पूरा रखा हुआ है और कमेंट्री भी जितनी चाहिए मिल जाएगी। मैंने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें CRPC का एक कमेंट्री भी अपलोड कर रखा है। रतन लाल धीरज लाल का कमेंट्री भी उसमें अपलोडेड है और IPC का भी कमेंट्री भी उसमें अपलोडेड है। तो सिर्फ बेयर एक्ट ही नहीं बल्कि मैंने कमेंट्री भी शेयर कर रखे हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं उसमें से और पढ़ सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 3 में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है ये मैं आपको सिंपल में बता दूं। यहाँ जहां कहीं पे भी वर्ड मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ आएगा इस पूरे कोड में जहां कहीं भी मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा हुआ आता है, जहां कहीं भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ आता है, उसको क्या समझा जाए, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसका रेफरेंस क्या लिया जाएगा, यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरेंसेस का मीनिंग। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। सपोज मैं कहूं ऑल द स्कॉलर्स ऑफ द क्लास, इसका मतलब मैं किसे रेफर कर रहा हूं? इस समय जो क्लास में जितने लोग भी हैं, 3-4 जने जो भी हैं, उन सबको मैं रेफर कर रहा हूँ। वही बात है कि इस पूरे कोड में जहां कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ आता है तो उसका क्या रेफरेंस लिया जाएगा? इट मस्ट बी रेफर्ड टू एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। जहां कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा हुआ था तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? इट शुड बी कंसिडर्ड एज JM सेकंड क्लास एंड मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये है रेफरेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस का। क्या कि जहां कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट लिखा होगा उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा। जो मेट्रोपोलिटन एरिया है वहां पे जो पर्सन काम कर रहा है उसे मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, और जो अदर देन मेट्रोपोलिटन एरियाज हैं वहां पे जो पर्सन है उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। जहां कहीं पे भी इस कोड में मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा हुआ आएगा उसे ट्रीट किया जाएगा, उसे एज अ रेफर किया जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से। जहां कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ मिलता है उसे एज अ ट्रीट किया जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से। जहां कहीं पे भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ मिलता है CJM, उसे ट्रीट किया जा सकेगा फॉर द मेट्रोपोलिटन एरिया चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से। ठीक है, फिर आता है सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 का सबसेक्शन नंबर 2 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जहां कहीं पे लिखा हो, क्योंकि सबसेक्शन 1 में बताया गया है मैजिस्ट्रेट्स के बारे में और सबसेक्शन 2 में बताया गया है कोर्ट के बारे में। तो जहां कहीं पे भी हमें कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ मिलता है किसी भी मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए, उसे कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कंसिडर किया जाएगा, रेफर किया जाएगा। वहां अलग अलग लिखा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि प्रोसीजर सेम अप्लाई होना है, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या फिर मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, प्रोसीजर सेम अप्लाई होना है। डिफरेंस किस बात का है? अगर वो मेट्रोपोलिटन एरिया है, मेट्रोपोलिटन एरिया जो कहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 2K मेट्रोपोलिटन एरिया के बारे में डिफाइन करता है। तो जो मेट्रोपोलिटन एरिया है उसके लिए उसी कोर्ट को मेट्रोपोलिटन कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा, और जो अदर देन मेट्रोपोलिटन एरियाज हैं वहां पे जो कोर्ट्स हैं उन्हें कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंसिडर किया जाएगा। दैट इज द ओनली रेफरेंस। सबसेक्शन नंबर 3 को अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जहां कहीं लिखा हुआ आता है तो उसे आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समझना है। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहीं लिखा हुआ आता है तो उसको आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समझना है। प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कंसिडर किया जाएगा। पहले जैसे प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट कहा गया था उसे हम मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ट्रीट करेंगे, और जहां कहीं पे भी चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ आता है उसे चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कंसिडर किया जाएगा। प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, तो चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। और क्लॉज डी में लिखा है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। कौन से एरिया के लिए? फॉर द मेट्रोपोलिटन एरिया। वैसे तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को JM1 और मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को JM2 माना है, लेकिन यही मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यही मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर मेट्रोपोलिटन एरिया में है
तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कहेंगे। सब सेक्शन नंबर 4 है हमारे पास में मजिस्ट्रेट के बारे में। जहां कहीं पे भी वर्ड मजिस्ट्रेट लिखा हुआ आता है तो उसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रीट करते हुए चलेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 3 रेफरेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। सेक्शन नंबर 4 भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी, मेंस में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए अच्छा है कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड हैं या आईपीसी के अलावा भी अदर देन किसी भी लॉ में कोई ऑफेंस स्पेसिफाइड है, उन ऑफेंसेस के ऊपर सीआरपीसी का प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा। ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है, दैट इज फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 and other laws for the time being in force, the procedure applicable will be as specified under Code of Criminal Procedure, दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। और सेक्शन 5 नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, सेविंग्स के बारे में बताता है, दैट इज सीआरपीसी विल नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सीआरपीसी जो कि और कोई तत्समय प्रवृत्त विधि है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। अगर कोई और लॉ चल रहा है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स तो वो एज इट इज एप्लीकेबल होता रहेगा। जहां कहीं पे कोई नहीं है लॉ तो उसके लिए सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीआरपीसी कंप्लीट कर लिया, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक के हमने डिस्कस किए हैं। और आज हमने बेयर एक्ट से भी सेक्शन 2 को पढ़ा था। सेक्शन 3 को भी हम एक बार पढ़ेंगे बेयर एक्ट से अपनी कल की क्लास में। कल रामनवमी है, तो आप लोगों को एडवांस में मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और शाम को सही 9 बजे हम सीआरपीसी की क्लास के लिए दोबारा से मिलेंगे। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आज की क्लास से रिलेटेड अभी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।